हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लेके आए हैं जनरल नॉलेज लूसेंट बुक का। तो लूसेंट बुक के जनरल नॉलेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि सर बायोलॉजी लाया जाए। बाईलिंगुअल चूँकि इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले बता दें कि साइंस से बीपीएससी में क्वेश्चन मैथ छोड़ के साइंस से सिर्फ जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपको 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 15 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी से रहता है। मतलब 10 तो पक्का है। तो पहले हम लोग बायोलॉजी करेंगे, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट को और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको दोनों को ही डिफिकल्ट होता है बायोलॉजी को समझना। और ये 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो फाइनल रिजल्ट के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले करता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये थ्रस्ट है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अब हम लोग इसका बायोलॉजी शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी पार्ट हमारा अछूता नहीं रहे। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ से हम लोग एकदम वेरी बेसिक से बायोलॉजी शुरू करेंगे और बायोलॉजी इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका अपना हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बायोलॉजी में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ लिविंग बीइंग इन विच लिविंग बीइंग्स इज स्टडीड। मतलब जहाँ पे सजीव के बारे में पढ़ा जाए, लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ा जाए। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये लोगोस बहुत जगह आएगा, लॉजी बहुत जगह आएगा। टर्म जो बायोलॉजी का जो लॉजी टर्म है ना, वो बहुत जगह आएगा। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, लोगस का मतलब होता है स्टडी। और इसी तरह से जहाँ भी ये लोगस ऐड होगा वहाँ पे स्टडी का उसका मतलब निकल जाएगा। तो जैसे आप पोमोलॉजी पढ़ेंगे तो फ्रूट्स, पोमो मिक्स होता है फ्रूट्स, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो फ्रूट्स का जो अध्ययन होता है, फ्रूट्स का जो स्टडी होता है, उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है। ये वर्ड में हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इस वर्ड को याद कैसे करें, तो ये ब्रेक करके याद रखेंगे। लोगस का मतलब हमेशा से होता है स्टडी। देयर फॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी वाल फर्स्ट कॉइंड बाई, ये पूछता है कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था। फर्स्ट कॉइंड बाई लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये लेमार्क और ट्रेविरेनस में पहली बार 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को दिया था। बायोलॉजी शब्द का मतलब टर्म जो यूज़ किया था बायोलॉजी का यूज़ किया था। उसके बाद बायोलॉजी हैज़ 2 मेन ब्रांच। मेरा पर्पस ये है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आए और हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में करते चलेंगे। अब इसका जो दो ब्रांच है, मेजर ब्रांच, वो है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पौधों के बारे में, ट्रीज के बारे में, जो भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी को बोटनी कहते हैं। और जूलॉजी कहते हैं जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी सवाल पूछता है कि फादर ऑफ बोटनी किसे बोलते हैं या फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं। तो फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस बोटनी के साइंटिस्ट थे। तो इनके रेस्पेक्ट में फादर ऑफ बोटनी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है। जूलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल। एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, इसको फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों बोलते हैं। मतलब कि फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को बोलते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी उन्हीं को बोलते हैं। लेकिन फादर ऑफ बोटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को। ये याद रखने की चीज़ है, इसे याद रखिएगा। और ये सवाल है, पूछता है बायोलॉजी में, ये सीधा उठा के आपको इस तरह का सवाल दे देगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी आता है। अगर जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे तोड़ तोड़ के, थोड़ा टाइम दीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ लिए जैसा हम पढ़ाना चाहते हैं तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10 में 10, 15 में 15 आप करके आइएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पेशेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम नहीं देंगे तो नहीं सीखेंगे। बायोलॉजी को रट्टा मार के आप नहीं सीख सकते हैं। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ नाम है, जैसे यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। एनाटोमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी
ऑर्गेनिज्म जीव के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का यूज करते हैं, जिस शाखा का यूज करते हैं बायोलॉजी का, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। एना मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, और टोमी मतलब होता है टू कट, मतलब काट देना। टोमी जहाँ भी वर्ड यूज करेंगे अक्रॉस द बायोलॉजी, वहाँ पे टोमी का मतलब होता है टू कट। ये याद रखेंगे। जैसे लोगस का हमने बोला लॉजी जहाँ पे लगा रहेगा स्टडी का होता है, उसी तरह से टोमी मतलब कट होता है। तो याद रखेंगे एना मतलब होता है इंटरनल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम काट के किसी बॉडी को स्टडी करते हैं तो उसको, उस पार्ट को एनाटॉमी के अंदर आता है। जैसे अगर प्लांट की बात करें तो पेड़ को काट के पेड़ के अंदर की चीज़ों को, जाइलम को, फ्लोएम को समझते हैं, या आदमी को काट के या जीव को काट के अगर उसके अंदर के चीज़ों को, अलग अलग ऑर्गन्स को समझते हैं, तो एनाटॉमी का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोलॉजी, सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रोलॉजी और एग्रोनॉमी, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एग्रोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी और एग्रो मतलब होता है सॉइल। तो सॉइल साइंस को जब हम क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेशन में पढ़ते हैं, यानी कि मृदा, सॉइल जो होता है, मृदा जिसको बोलते हैं, उसका जो साइंस है, विज्ञान है, उसको अगर हम क्रॉप के प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि उस पर क्रॉप के प्रोडक्शन पे उस सॉइल का क्या असर होगा, तो उसको एग्रोलॉजी बोलते हैं। और एग्रोनॉमी, ये एक टेक्निक है जो सॉइल के मैनेजमेंट को दर्शाता है, जिसमें हम लोग इस टेक्निक में यूज करके क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इसमें टेक्निक है, ये टेक्निक और साइंस ये दोनों है। इसमें सॉइल मैनेजमेंट होता है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रोनॉमी में क्या होता है, मैनेजमेंट है। और ये है एग्रोनॉमी। एग्रोलॉजी सॉइल साइंस है जो क्रॉप के प्रोडक्शन के रिलेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद एग्रोएस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस, घास के स्टडी को एग्रोएस्टोलॉजी बोलते हैं। लॉजी आ रहा है ना यहाँ पे, तो जहाँ भी आएगा वहाँ पे स्टडी देखिए रहेगा। एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। अर्थ्रोलॉजी, जैसे अर्थराइटिस बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, बहुत कॉमन बीमारी है बुढ़ापा में, जब बोन कम हो जाता है, तो बोन कमज़ोर हो जाता है, हड्डी कमज़ोर होता है, अर्थराइटिस लोग बोलते हैं ना कि अर्थराइटिस हो गया है, तो ज्वाइंट में पेन होता है, तो वही उसी से अर्थ्रोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। उसी तरह से एपी कल्चर। अब देखिए, एपी मतलब होता है मधुमक्खी, हनी बी। कल्चर मतलब होता है रियरिंग, पालन पोषण करना। तो रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपी कल्चर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि एपी का मतलब होता है हनी। आप जब तोड़ के समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हम लोग इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि 10 क्वेश्चन हमारा जाएगा नहीं। ये अलग बात है कि वीडियो लंबी जाएगी या फिर 4-5 सीरीज बनाना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस से पढ़िएगा, ये परमानेंट बेसिस पे आपके काम आने वाला है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे सब्जेक्ट भी रखता है मेंस में एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में ओरिजिन पढ़ा जाता है कि उद्भव कैसे हुआ मानव जाति का, उसका पास्ट क्या था, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन रेस का, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट के स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं। ये सब टर्म पूछता है बीपीएससी में, ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखिए, लूसेंट का सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है ना, कि बीपीएससी का अगर करंट अफेयर्स का पार्ट छोड़ दिया जाए और बिहार स्पेशल वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, तब बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा आपका इसी से कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट 99% कवर हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि लूसेंट आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िए, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। इसको पढ़िए और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। बायोलॉजी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद बाकी साइंस पढ़ाऊँगा। तो चलिए, एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स जानते हैं, वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, और आर्टरीज मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है शरीर में, ठीक है। ये जो दोनों को नसी बोलते हैं जिसमें ब्लड घूमता है, लेकिन एक में ऑक्सीजन जिसमें ब्लड में रहता है उसमें घूमता है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, और वेन्स में जो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, उसको वेन्स बोलते हैं। बस एंजियोप्लास्टी आप लोग सुने होंगे।
एंजियोग्राफी सुने होंगे, हार्ट का एंजियोग्राफी किया जाता है, तो एंजियोग्राफी वही टर्म वहीं से लिया गया है, एंजियोलॉजी से ही। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब पूरा ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम जो है, जो ब्लड का पूरा तंत्र है पूरे बॉडी में, हार्ट उसका मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो इसीलिए एंजियोग्राफी एक टेक्निक है मेडिकल साइंस में, जिसमें यूज़ किया जाता है ताकि ब्लड का कोई वेसल्स जाम है कि नहीं है, वो पाइप कुछ वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स जो भी आर्टरीज है, वेन है, वो कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो चेक करने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। एंड्रोलॉजी, एंड्रो मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन, लॉजी मतलब स्टडी, तो एंड्रो मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का जो स्टडी होता है। द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील्स विथ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल, एंड्रो जहाँ पे होगा वहाँ पे मेल हो जाएगा, गाइनो जहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे फीमेल की बात होगी। जैसे गाइनेकोलॉजिस्ट जो होती है वो या जो होता है, जो डॉक्टर जो गाइनेकोलॉजिस्ट होता है वो कौन होता है, तो जो फीमेल के प्रॉब्लम्स को, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको क्या बोलते हैं, गाइनेकोलॉजिस्ट। उस तरह से एंड्रोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए। उसको ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, एक टाइप ऑफ प्लांट्स है उसको, तो उसको स्टडी क्या ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। उसको बायोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा का जो स्टैटिक्स से जो डाटा आता है उसका एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, उसको बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड डिजाइन ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन ह्यूमन मैन, आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग्स, पेस मेकर एक्सेट्रा। पेस मेकर का कॉमन चीज़ है, या फिर आर्टिफिशियल पैर, हाथ, ये सब जो होता है ये कॉमन चीज़ है जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है, जहाँ पे मतलब ह्यूमन बींग को सपोर्ट करने के लिए इंजीनियरिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द लिविंग बींग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन और मोलिकुलर लेवल। बायो और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर लेवल पे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग जीन के लेवल पे यूज़ करते हैं, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी कंसर्न विथ लिविंग बींग विथ विलफुल, जानबूझ के जो मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंज करना है, विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मोलिकुलर लेवल, मतलब कि सूक्ष्म लेवल पे जो चेंजेस करनी होती है उसको। उसको बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, स्टडी, बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है सेल। तोड़ तोड़ के समझिए, बहुत मज़ा भी आने वाला है। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, चूँकि वो आपके बॉडी से रिलेटेड है, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ सेल्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्रायोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। यानी कि क्रायोबायोलॉजी में क्रायो प्रिजर्वेशन एक टर्म यूज़ किया जाता है साइंस में, केमिस्ट्री में खासतौर पे यूज़ किया जाता है, बायोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो क्रायोबायोलॉजी उसमें माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है, और उस टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है और उसको प्रिजर्व करने के लिए उस टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसको क्रायोबायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्लोन, क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। मतलब कि एक क्लोन अगर है तो उसका जो डीएनए है दूसरे क्लोन से, जो उसका क्लोन है उससे, अपने पेरेंट्स से मतलब डीएनए सेम होता है। वैसे डीएनए सेम होता नहीं है, नॉर्मल केस में नहीं होता है, रिकम्बिनेशन होता है डीएनए में। जब मियोसिस होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, तो मियोसिस होता है तो जीन का रिसफलिंग होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होके वो डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए कुछ कैरेक्टर आता है, कुछ कैरेक्टर नया शो करता है ड्यू टू रिकम्बिनेशन, मतलब कि दोनों का कम्बिनेशन बनता है चेंज होके। लेकिन क्लोन में क्या होता है कि सिंगुलर सेट, जितना क्रोमोजोम है, जिस जीन का जैसा एक्सप्रेशन है, एवरीथिंग सिमिलर होता है, जेनेटिक सिमिलरिटीज होता है, मतलब कि जेनेटिक लेवल पे कोई भी डिसिमिलरिटीज नहीं रहेगा पेरेंट्स के साथ, तो वो हो जाता है क्लोन। उसके बाद कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट आप सुने होंगे। कार्डियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कार्डियक, मतलब होता है हार्ट, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं। और कार्डियक टिश्यू, हार्ट का जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होता है, उसको कार्डियक टिश्यूज बोलते हैं ऊतक। और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट। उसके बाद चिरोपोडी, ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ फीट। अब पैर के स्टडी के लिए चिरोपोडी, पोडी मतलब होता है पैर।
उसके बाद डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये डेमोग्राफिक जो टर्म है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम लोग टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में भी डेमोग्राफी यूज किया जाता है टर्म। तो डेमोग्राफी माने स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद डिफ्यूजन जानते हैं, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और गैसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको डिफ्यूजन बोलता है। सिंपल डिफ्यूजन, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, गैसेस, हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से वो, जैसे हवा कैसे बहती है, हवा कैसे बहती है, तो कहीं पे दबाव कम होता है। जब दबाव कम होता है तो वहाँ पे हवा कम हो जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ से कम हवा से अगल बगल में जब ज़्यादा हवा रहती है तो हवा वहाँ से यहाँ पे आती है। ठीक है, जब हवा आती है तो उसको जो एक फ्लो होता है तो हवा बहने लगती है, तो उसको बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन का हो गया। उसके बाद आता है ये टर्मिनोलॉजी है बहुत सारा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक लाइन में। क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते इसलिए भी चल रहा हूं ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। ऐसे एक लाइन में पढ़ दूंगा तो इंटरेस्ट भी नहीं बना रहेगा और याद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि याद तो करना ही पड़ेगा, बायोलॉजी में याद करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि आप समझ लेंगे तो याद करना कम पड़ेगा। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन, डर्मा मतलब होता है स्किन और लॉजी मतलब स्टडी। उसके बाद डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब होता है क्या, एज, क्रोनो मतलब होता है समय, क्रोनोग्राफी ऐसा टर्म यूज़ करते हैं ना। क्रोनोलॉजिकल स्टडी मतलब समय के साथ या एज के साथ, या ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ युग से एक युग से दूसरे युग। तो जैसे क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में सजाना मतलब कि समय के साथ। तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब होता है काउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री। अब आप ट्री देखे होंगे तो ट्री को काटने के बाद आप पता कर सकते हैं कि इसका एज क्या हो गया। वो कैसे, अगर आप कटा हुआ पेड़, जो पका हुआ पेड़ होता है, मोटा मोटा बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसको अगर कटा हुआ देखे होंगे तो जो उसका वर्टिकल सेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है जिस पे कटता है, उसमें आप देखेंगे कि लाइट डार्क कलर का कंसेंट्रिक रिंग होगा। कंसेंट्रिक मतलब गोल 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 रिंग होगा, जो बीच में पतला होगा, डार्क होगा, फिर हल्का सा लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर हल्का सा लाइट होगा। ठीक है, तो ये इसको एज बता सकता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री टू नो इट्स एज, इस एज को जानने के लिए। तो वो भी हम शायद इसमें आगे आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी में, कि जो लिविंग बीइंग है, जो भी जीव है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध होता है उसको हम लोग इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। इवोल्यूशन मतलब समय के साथ जो स्पेसीज पैदा हुआ कोई भी जीव का, वो समय के साथ उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन आया, कैसे कैसे आगे बढ़ा। और आज के जैसे कि हम लोग का इवोल्यूशन जो शुरुआत हुआ, जैसे निकलते हैं कि हम लोग के पूर्वज बंदर थे, तो उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले, और समय के साथ जैसे 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 बदलाव होते गया। ठीक है, होमोसेपियंस जो हम लोग का ह्यूमन बीइंग का जो अभी का स्पेसीज है, होमोसेपियंस सेपियंस, उसके पहले जो स्पेसीज था बहुत सारा, जैसे क्रोमैग्नन था, उसके बाद नीदरलैंड था, ऐसा कुछ करके था। तो इवोल्यूशन में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भ्रूण जो उसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, एग जब फर्टाइल होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें जाइगोट बनता है, उसका डिवीजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो उसको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं कि उसका स्टडी क्या कहलाता है। यूजेनिक्स स्टडी, अच्छा ये सारा जो टर्मिनोलॉजी है ना, आगे कहीं ना कहीं आएगा कुछ ना कुछ रूप में, पहली बात। दूसरी बात, सारा टर्मिनोलॉजी अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रटना कम पड़ेगा और समझ के आप काम चला लेंगे। यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस।
यूजेनिक्स में ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट, जो ह्यूमन बींग है उसके रेस, ह्यूमन रेस जो है उसके डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो स्टडी है, ठीक है, जो फैक्टर्स काम किए उसको हम लोग यूजेनिक्स बोलते हैं। और यूथेनिक्स, ये दोनों टर्म बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, याद रखेंगे। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। पहला क्या है, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कौन सा फैक्टर, उस फैक्टर्स का स्टडी जो ह्यूमन बींग, ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट के लिए कनेक्टेड है। और यूथेनिक्स का मतलब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्टडी करना है डैट कंट्रीब्यूट इम्प्रूवमेंट ऑफ, यहाँ पे ह्यूमन बींग का इम्प्रूवमेंट में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है उसको स्टडी करते हैं। और यहाँ पे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट में काम किया है। उसके बाद यूफेनिक्स आता है एक टर्म, इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट्स ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी बाय अल्टरिंग द इन्वायरमेंट। अब देखिए, आपके जेनेटिक्स का असर आप पे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट का भी असर होता है आप पे। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक अंग्रेज़ के बच्चा को अंग्रेज़ की तरह गोरा ही होगा, मतलब एक वाइट कलर्ड, अगर बोलें कि किसी गोरे आदमी को, गोरे आदमी का बच्चा मतलब गोरा होगा, मतलब पति पत्नी अगर गोरा है तो, लेकिन उसको अगर अफ्रीका में रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो थोड़ा सांवला हो जाएगा, या ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जहाँ बहुत धूप होता है तो उसको सारा, तो क्या हुआ, जेनेटिक इफेक्ट हुआ कि वो गोरा हुआ, जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिखाया कि वो गोरा हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट ने अपना असर दिखाया कि उसका जो फिनोटाइप है, जो बाहरी आवरण जो दिखता है आँख से, उसको फिनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप एक्सप्रेशन बोलते हैं, मतलब जो दिखता है, जो बाहर से मॉर्फोलॉजी जो होता है उसका, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिजाइन होता है, जो कलर होता है, वो उसके इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस, जीन इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बहुत समय के बाद होता है। इवोल्यूशन में आप लोग देखेंगे उसको म्यूटेशन वगैरह हो जाएगा, या इवोल्यूशन में होता है वो, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर्स लेता है, लेकिन फिनोटाइपिक जो इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट का वो इमीडिएटली होता है। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक डिफेक्ट है ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, अगर जेनेटिक्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है उसके वजह से फिनोटाइप में कोई डिफेक्ट हो गया, जैसे सपोज कीजिए कि जेनेटिक्स में कुछ जीन में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से किसी का हाथ ही नहीं बना, या किसी का हाथ ही नहीं होगा, या सपोज कीजिए कि 2 हाथ हो गया, इस तरह से कुछ हो गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को चेंज करके, इस तरह का इन्वायरमेंट देके उसको ठीक करने का जो काम किया जाता है, किसको, फिनोटिपिक डिफेक्ट्स को, जो दिखता है उस डिफेक्ट को ठीक करने का काम किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं यूफेनिक्स में। उसके बाद इथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेस ऑफ ह्यूमन, अलग अलग रेस जो है ह्यूमन का, उसमें इथनोलॉजी को पढ़ते हैं। इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर्ड हैबिटेट्स, एनिमल का जो बिहेवियर है उसके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ पे उसका जो बिहेवियर है उसके स्टडी को हम लोग एथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ काउजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी का जो काउजिंग एजेंट होता है, सपोज कोई बीमारी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, तो उसके स्टडी को एटियोलॉजी बोलते हैं। मतलब डिजीज के रिस्पेक्ट में जब हम स्टडी करते हैं, ऐसे तो बैक्टीरिया का स्टडी बैक्टीरियोलॉजी होता है, वायरस का स्टडी वायरोलॉजी हो जाता है, लेकिन जब किसी बीमारी के रिस्पेक्ट में किसी उसके बीमारी के कारण जो काउजेटिव एजेंट है उसको पढ़ते हैं तो उसको एटियोलॉजी बोलते हैं। इंटेमोलॉजी, इंटेमो मतलब होता है इंसेक्ट्स, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया। एक्सोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ है, इसको स्टडी करने के लिए एक्सो मतलब होता है आउटर, और बायोलॉजी मतलब जो हमारा बायोलॉजी है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर, ठीक है, तो कल्चर जहाँ भी आ गया, पालन पोषण करना, उगाना, अगर प्लांट्स की बात है तो उगाना। फ्लोरी मतलब फ्लावर हो गया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर्स, तो ये फ्लोरिकल्चर। फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, फूड टेक्नोलॉजी सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस, ये भी जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट में जनरली फॉरेंसिक साइंस यूज करते हैं, जनरली आप लोग जानते हैं। फिशरीज में मछली को पकड़ना, उसका ब्रीडिंग करवाना, उसको पोसना, पालना, मार्केटिंग करना, एवरीथिंग फिशरीज में आ जाता है। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट आप लोगों को पता है। फर्मेंटेशन एक टर्म आता है। प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। जैसे तार के पेड़ से जो तारी निकलता है, बिहार में उसको तारी बोलते हैं, पता नहीं दूसरे स्टेट्स में क्या बोलते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन उसका प्रॉपर नहीं होता, उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का प्रॉपर अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो क्या बनेगा, CO2 और H2O रिलीज नहीं करेगा। ग्लूकोज क्या बनता है, ही टूटता है ना, जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 बनता है, जैसे हमारे बॉडी में जब हम ग्लूकोज लेते हैं या खाना लेते हैं जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर एनर्जी मिलता है। तो कैसे मिलता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 H2O के साथ कुछ ATP निकालता है अलग अलग फॉर्म में, आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल जब पढ़ेंगे तो उसमें वो कंप्लीट कंबर्सन उसका नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल बन जाता है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है तो पूरा ऑक्सीजन, इथाइल एल्कोहल का क्या फार्मूला आता है, C2H5OH, ये फार्मूला होता है। तो उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन ऐड नहीं होता है तो इथाइल एल्कोहल बन जाता है, जो ताड़ी में नशा हो जाता है तो इथाइल एल्कोहल बन जाता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर, जो कैरेक्टर आता है जीन, क्रोमोजोम, ये सारा कुछ जो कैरेक्टर आता है पेरेंट से, उस जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं उसको। ग्रोथ, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीनों चीज़ होता है, वेट भी और वॉल्यूम और साइज तीनों में ग्रोथ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म, जीन को मैनिपुलेट, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं पढ़ते हैं हम लोग, सुनते हैं हम लोग, GM क्रॉप जो सुनते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप, जैसे बीटी ब्रिंजल है, जो बैगन का एक ब्रीड है, बीटी ब्रिंजल। बैसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस का जीन उसमें यूज़ किया गया है ताकि उस पर इंसेक्ट का असर नहीं हो, आगे टर्म आएगा तो बता देंगे, नहीं तो देखिए बीच बीच में कुछ कुछ आएगा ना तो मैं एडिशनली अलग से बता दूंगा। जैसे अभी मैं इसके बारे में बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, बीटी ब्रिंजल है। बीटी कॉटन है, कॉटन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बीटी कॉटन का तो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में होता है कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, वहाँ पे बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बीटी कॉटन में क्या होता है, जो उनका इंसेक्ट है जिससे अफेक्टेड होता है, जिससे क्रॉप खराब हो जाता है उसको रोकने के लिए एक टेक्निक से यूज़ किया, टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक यूज़ किया गया। उसमें क्या किया गया कि बेसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस नामक बैक्टीरिया का जीन उठा के उसमें डाला गया ताकि उस पर इंसेक्ट का अटैक नहीं हो या उससे रेजिस्टेंस हो जाए, उसके अटैक से रेजिस्टेंस हो जाए। तो वो हम लोग देखेंगे, ये सब सवाल पूछता है, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद जेरेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग को जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, एज जैसे जैसे बढ़ता है उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जो पेट से लेके इंटेस्टाइन तक जाता है, उसमें कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है तो उसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद हाइपरटॉनिक मतलब होता है, देखिए कोई भी हाइपर या हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक मतलब होता है सॉल्यूशन, तो जो सॉल्वेंट उसमें हो उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाइपो मतलब कम होता है, टॉनिक मतलब सॉल्यूशन, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे सपोज कीजिए कि 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी अलग अलग एक गिलास लिए और एक में 2 चम्मच डाल दिए नमक या चीनी, कुछ भी या कोई भी उसमें जो घुलनशील पदार्थ है उसको डाल दिए, और एक में 1 चम्मच डाले, तो एक जो 2 चम्मच वाला है उसके रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। हमेशा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है, जैसे नहीं तो ऐसा नहीं होता कोई हाइपरटोनिक है तो हमेशा से हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि वो हाइपरटोनिक क्यों है, क्योंकि वो 1 गिलास में जो 1 चम्मच डाला गया उसमें घुलनशील पदार्थ, उसके रेस्पेक्ट में 2 गिलास वाला हाइपरटोनिक है, लेकिन 4 गिलास वाले के रेस्पेक्ट में ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो हमेशा रेस्पेक्ट में होगा। व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन व्हिच हैव हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। इसके बाद इसमें क्या है, टू सॉल्यूशन व्हिच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ये हमेशा 2 सॉल्यूशन ले रहा है ना, तो दोनों के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करेगा, तो हाइपोटोनिक समझ में आ गया, क्योंकि इसका टर्म यूज करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस में यूज करेंगे, डिफ्यूजन में यूज करेंगे, फॉर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो देखे उसमें यूज होगा इस सब टर्मिनोलॉजी का, तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते चलना है ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। आगे देखते हैं, होम्योथर्मिक, एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो होम्योथर्मिक, होम्यो मतलब ब्लड होता है
टेम्परेचर और थर्मिक मतलब टेम्परेचर। तो ब्लड का टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अगर कांस्टेंट है डिस्पाइट की इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यही होता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है। अगर इसमें फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है, हम वैसे ही यहाँ पे बता दिए। हम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि होम्योथर्मी का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ नहीं हो सकता है इन्वायरमेंट के बदलने से। ठंडा के दिन में हमारे यहाँ अगर -1 -2 या फिर हम मान लीजिए कहीं घूमने गए सियाचिन में ही चले गए -16 -20 टेम्परेचर है, तब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग डेथ कर जाएंगे, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग जो या फिर जो कोई भी एनिमल जिसका कांस्टेंट रहता है नहीं रहेगा तो डेथ कर जाएगा। तो बॉडी उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को, इसीलिए उसको होम्योथर्मिक एनिमल बोलते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, मतलब कि गर्म खून वाला जीव। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बॉडी का इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वातावरण का अगर तापमान बढ़ता है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वातावरण का तापमान अगर कम होता है तो उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे इसमें क्या आता है, सांप आ जाता है, ठीक है, ये रेप्टाइल्स में सारे के सारे सांप और ये सब बिच्छू नहीं, सांप आ जाता है। और भी रेप्टाइल्स में जो है, तो जैसे देखिएगा ठंडे के दिनों में आप सुनते हैं कि बहुत सारा मरा हुआ सांप रोड पे दिख जाता है, अपने मरा हुआ रहता है। कैसे मरा रहता है, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, तो वो डेथ कर जाता है। उसी तरह से गर्मी के दिनों में आप सुनेंगे गाँव देहात में, खासतौर पर शहरों में तो नहीं, लेकिन गाँव देहात में बहुत सांप निकलता है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी रहता है सांप तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बाहर निकलता है हवा में खुले में, और लोग देखते हैं और बोलते हैं कि सांप निकल रहा है। तो एक्चुअली ये कारण होता है। तो इस तरह से अगर समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको होम्योथर्मिक याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वार्म ब्लडेड एनिमल को बोलते हैं होम्योथर्मिक। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू स्टडी और लॉजी मतलब स्टडी। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ये बॉडी क्या होता है, कोई भी आदमी का या कोई भी जीव का, जो बड़ा जीव है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं वो सेल होता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या रहता है, सेल, बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है और बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है। तो हिस्टोलॉजी में हम उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हाइजीन समझते हैं आप लोग, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीननेस। तो हाइजीन नहीं कहते हैं, हाइजेनिक इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि साफ़ सुथरा नहीं है। हालांकि बिहेवियरल टर्म में भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं हाइजेनिक का। चलिए, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट्स को, जो खनिज लवण होता है उसको पानी में डाल दिया जाता है और मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है और प्लांट को ग्रो किया जाता है। इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी और पोनिक्स मतलब तो अच्छा, हीमेटोलॉजी, हीमेटो मतलब ब्लड होता है सॉरी, हीमेटो मतलब ब्लड और स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीजेज। उसके बाद हेप्टोलॉजी, हेप्टो मतलब होता है लीवर, याद रखेंगे ये सब टर्म, हीमेटो हेप्टो, इसको लीवर बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ लीवर हेप्टोलॉजी होता है सॉरी। तो हेपेटाइटिस का टर्म तो आप लोगों को पता होगा, हेपेटाइटिस टर्म यहीं से आया है, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, ठीक है, तो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो ये हेपेटाइटिस यहीं से। उसके बाद इथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फीसेस को इस्टियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, बहुत हम लोग कोरोना में इम्यूनी हम लोग किए हैं तो सब लोग को पता होगा इसके बारे में। केलोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, सुंदरता को, मनुष्य के सुंदरता को जब हम लोग स्टडी करते हैं उसके बाद केलोलॉजी, इसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा तो याद रहेगा। मेटाजोन्स, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स, सारे मल्टी सेलुलर जो भी एक सेल से ज़्यादा सेल से बना हुआ है उसको मेटाजोन्स बोलते हैं। उसके बाद मोनोइशियस, प्लांट विच है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो एक ही प्लांट में, उसको मोनोशियस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी हम लोग टर्मिनोलॉजी ही चल रहे हैं, अभी थोड़ा लंबा लिस्ट है इसलिए पेशेंस रखिए।
समझते हुए चलिए। अगर मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। इतना इंटरेस्टिंग मैं बनाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का, विश्वास मानिए। आप कंसिस्टेंटली साथ में जुड़े रहेंगे तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। किसी भी एग्जाम में अगर बायोलॉजी का सवाल आएगा तो छूटने वाला नहीं है इसमें। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रो बायोलॉजी में आता है। ये टोटल देखिए, अब माइक्रोबायोलॉजी और फिर आप कहिए कि बैक्टीरियोलॉजी, तो सर उधर देखे थे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में तो बैक्टीरिया का स्टडी, फिर माइक्रोबायोलॉजी में कैसे आएगा? माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है पूरी तरह से, जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। उनका सब साइंस है वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब उसका सब साइंस है, क्योंकि स्पेसिफिक वहाँ पे हो जाता है। तो ये है मोलिकुलर बायोलॉजी, जो मोलिकुल्स का फंडामेंटल स्टडी जो करते हैं उसमें मोलिकुलर बायोलॉजी होता है। उसके बाद हाँ, मार्फोलॉजी हम नहीं एक्सप्लेन किए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी बाहर जो दिख रहा है, जो बाहर से दिख रहा है, कोई पेड़ दिख रहा है, चाहे कोई आदमी दिख रहा है। मॉर्फोलॉजी जो जनरली टर्म यूज़ करते हैं वो पेड़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी एक्सटर्नल फीचर्स जो दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होता है, जो बाहर से दिखता है, उसको मॉर्फोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी हो गया। उसके बाद मेडिसिन जानते हैं। उसके बाद मेमेलोग्राफी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मेमेलोग्राफी बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। मैमल्स में क्या होता है, हम लोग मैमल्स में आते हैं ना, तो मैमल्स में क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड मतलब वो क्या बोलते हैं, जो स्तन होता है, जो मतलब दूध, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो होता है, तो उनको ब्रेस्ट बोलते हैं। और वहाँ पे ब्रेस्ट का कैंसर को स्टडी तो मेमेरोग्राफी के अंदर आता है। माइकोलॉजी, माइको मतलब होता है फंगस, स्टडी ऑफ फंजाई हो गया सिंपल माइकोलॉजी। उसके बाद मायरमिकोलॉजी, स्टडी ऑफ आंट। मायरमिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मैंने 2-3 बार देखा इस सवाल को पूछते हुए। इनफैक्ट जितना हम लोग डिस्कस किए हैं सारा का सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में आपके स्टोरी की तरह स्टोर होते जा रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर आप फोकस करके देख रहे होंगे तो याद हो जाएगा। नहीं होगा तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके डिस्कस कर लीजिएगा। टर्मिनोलॉजी याद करने में आसानी होगी। जब हम लोग प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे तब बहुत मज़ा आने वाला है। मिक्स्ड फार्मिंग एलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारा फार्मिंग को एक साथ ऐड कर दीजिए। सपोज कीजिए आप खेती में धान उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, इसके साथ आप एनिमल भी रियरिंग करने लगे, ठीक है, या फिर मछली का पालन करने लगे, तो ये मिक्स्ड फार्मिंग का टर्म में आ जाता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जानते हैं, केमिकल सब्सटेंस डेट टेकन एज ए फूड, ये सब हो गया। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप मुझे पता है कि ये कॉमन चीज़ है, सबको पता ही है, उसको हम लोग। अब न्यूट्रिएंट को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग को सबको पता है कि साइंस, वेरी स्मॉल साइज़ का साइंस है ये, ठीक है, उसमें डील करता है। और ये क्या होता है, -9, 10⁻⁹ मीटर इसका साइज होता है। ऐसे लिखते हैं ना, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, उसको नैनो साइज बोलते हैं, ठीक है। तो नैनो के बाद क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, उससे भी छोटा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में इस साइज के मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब मटेरियल्स का यूज करते हैं किसी भी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक लेवल पे इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम पता है। नियोनेटोलॉजी, मेडिकल केयर ऑफ न्यू बॉर्न स्पेशली इल और प्रीमेच्योर। जैसे नियोनेटो, जैसे आप आईसीयू में गए होंगे तो NICU भी आपने कभी देखा होगा। आईसीयू में गए नहीं होगा, भगवान न करे कभी कोई जाए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो NICU, तो प्रीमेच्योर जो बच्चा हो जाता है या उसको कोई बीमारी होता है तो उसको NICU में, नियोनेटल ICU में रखते हैं। तो ये नियोनेटोलॉजी उसको बोलते हैं। उसके बाद नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, जो किडनी का डॉक्टर होता है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रॉन जो टिश्यू होता है, नेफ्रॉन जो सेल्स होता है, वो पाया जाता है किसमें, ये किडनी में पाया जाता है। तो उसी से बना हुआ है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी हो गया। उसके बाद ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में क्या था, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की बात करते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाता है, जहाँ पे कि सॉल्वेंट ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होगा, मतलब कि हर चीज़ नहीं पास करेगा, उससे सेलेक्टिव चीज़ ही पास करेगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वो सब चीज़ को पास नहीं करने देगा,
फ्रॉम द रीजन ऑफ इस हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस का होता है। देखिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में बेसिक फ़र्क यही है कि डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस में रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या आरओ का पानी आप लोग पीते हैं ना, तो आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस करवाया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब हो गया, अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, मतलब दो मिनट या उससे थोड़ा कम, और मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मतलब बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑस्मोसिस में एक हायर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। देखिए सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, मतलब जो पानी है पानी का मूवमेंट होगा। अगर पानी की बात करें कि सॉल्वेंट है तो ठीक है, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से होगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ से, जहाँ कम रहेगा वहाँ पे जाएगा। कहाँ किसके थ्रू जाएगा, तो सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन रहेगा, वो उसी को अलाउ करेगा जिसको उसकी क्षमता होगी, उसके बाकी चीज़ों को अलाउ नहीं करने का पड़ेगा, मतलब पानी को पास होने देगा, बाकी चीज़ों को पास नहीं होने देगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऑस्मोसिस में ये होता है। अब सपोज कीजिए कि इसका ये नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है, ये इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको एनर्जी बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जैसे ही एक पर्दा बीच में आएगा और दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन, तो आप अपने आप मूवमेंट होगा, ठीक है, पैसिव मूवमेंट मतलब होता है। लेकिन जब रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इसका डायरेक्शन सपोज कि हम चेंज कर दिए, अब पानी का कंसेंट्रेशन कम है, पानी एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा है, अब हमको कम की तरफ से ज़्यादा ले जाना है, तो नेचुरली तो जाएगा नहीं, इसको हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। और ये एनर्जी खर्च करने के लिए हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, उसी में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। जैसे अगर समुद्र के पानी से हमें फ्रेश वाटर निकालना हो, मतलब मीठा पानी निकालना हो, पीने लायक पानी निकालना हो, तो समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है नॉर्मल पानी से, ठीक है। तो उसमें से हम लोग अगर पीने का पानी निकालना होगा ना, तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस का टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। इतना समझिए, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो केमिस्ट्री में हम शायद उसको ज़्यादा डिटेल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो पता नहीं उतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, तो वही ऑस्मोसिस यहाँ पे ये है। उसके बाद ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम। ओडोंटो मतलब होता है टीथ और गम से रिलेटेड संबंधित चीज़ें, और स्टडी लॉजी मतलब उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस टर्म यूज़ आप लोग सुने होंगे। स्टडी ऑफ बोन्स होता है, बोन जब कम हो जाता है, पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में जब पेन होता है तो अर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जब बोन कमज़ोर हो जाता है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन और पोरो मतलब होता है, पोर मतलब छेद हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है बोन, एक्चुअली छेद नहीं होता है, पतला हो जाता है, उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो पोर्स उसको बोलते हैं। और तब बोन कमज़ोर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा सा भी झटका लगता है तो टूट जाता है, तो बोला जाता है कि ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। तो स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद ओंकोलॉजी, ओंको मतलब होता है कैंसर, और स्टडी ऑफ या ट्यूमर होता है, तो स्टडी ऑफ कैंसर और ट्यूमर को ओंकोलॉजी पूछते हैं। और ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारा का सारा टर्म मैं जहाँ टिक लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में वो इंपॉर्टेंट है और सीधा सवाल पूछता है। ओंकोलॉजी भी बहुत बार पूछ चुका है। ओब्स्टेट्रिक्स, साइंस रिलेटेड विद द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये तीनों को जोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथो मतलब बर्ड होता है और लॉजी मतलब जानते हैं आप लोग, शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑप्थेल्मिस्ट जो डॉक्टर होता है आई का, उसको क्या बोलते हैं, उसी तरह से स्टडी ऑफ आई हो गया इसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स डायग्नोसिस एंड रिपेयर डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम मतलब पैर में जो प्रॉब्लम होता है उसको ऑर्थोपेडिक्स साइंस में करते हैं काउंट। उसके बाद आ गया आपका फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। फाइटोप्लैंक्टन आपको समुद्र में देखने को मिलता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इनफैक्ट दिखता भी नहीं है। तो फाइटो मतलब प्लांट्स और प्लैंक्टन बहुत छोटा छोटा रहता है, बहुत छोटा छोटा, इसलिए टर्म यूज़ किया जाता है प्लैंक्टन।
वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो फ्लोट करते रहता है और फोटोसिंथेसिस में विश्वास मानिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरे पृथ्वी पे बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन का सबसे ज़्यादा रोल होता है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ये करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। ऐसी बात है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा वहाँ से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। पारासाइट आप जानते हैं, जो पारा मतलब दूसरा और साइट मतलब जगह, जो दूसरे बॉडी पे डिपेंड हो। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। और पैरासाइट हमेशा जिस पे रहता है उसको हार्म करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। या कभी कभी आप लोग गांव में देखे होंगे, बगीचे में, गांव में, जंगल में आप लोग देखे होंगे कि एक आम का पेड़ है, उसकी चारों तरफ लपटा हुआ है स्ट्रिगा, ठीक है, ये लिपटा हुआ पेड़ है, ठीक है, मतलब लतर टाइप का लगा हुआ रहता है, तो वो पैरासाइट है। वो आम के या जिस पेड़ पे लटका हुआ है, लिपटा हुआ है, उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका फोटोसिंथेटेट भी लेता है। तो ये पैरासाइट के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हम लोग के बॉडी में वायरस बैक्टीरिया है, वो पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलो ऑर्गेनिज्म व्हिच चेंजेस देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, होम्योथर्मिक। अब पोइकियोथर्मिक, ये दोनों अपोजिट टर्म है। पोइकियोथर्मिक जो इन्वायरमेंट जो हम बोल रहे थे, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंज होता है बॉडी टेम्परेचर उसका ब्लड का, उसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट चेंज होने से। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल सांप आता है उसमें। उसके बाद पिगमेंट, ए सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल है। उसके बाद आपका पिगमेंट क्या बोलते हैं कि क्रोमोफाइट है। ये सब टर्म जो यूज करते हैं हम लोग इसमें जो आपको क्या बोलते हैं कि कैरोट में जो होता है ऑरेंज कलर का, इस तरह का जो होता है, तो वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद पेलिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स लाइक डायनासोर। पेलिएंटोलॉजी टर्म याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी का जो सिस्टम है उसके अलग अलग फंक्शन को, जैसे हम लोग सर्कुलेशन यानी कि ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मुंह से लेके और आंतरी तक का बात जो पढ़ेंगे वो उसके बारे में, ये सारा कुछ फिजियोलॉजी में आता है। पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी में ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद लोकोमोटरी सिस्टम जो भी है, ये सब चीज़ तो फिजियोलॉजी में आता है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज को पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद पोमोलॉजी, हम पहले ही बता चुके हैं, फ्रूट्स और इसका स्टडी जो करते हैं उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है साइकिएट्री, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को साइकिएट्री बोलते हैं। साइकिएट्रिक्स आप लोग सुने होंगे, तो साइकिएट्रिक्स मेंटल डिसऑर्डर को बोलते हैं। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को साइकोलॉजी बोलते हैं, जानते हैं आप लोग। पीसी कल्चर, रियरिंग ऑफ फीसेस, उसको पीसी कल्चर बोल देते हैं। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गाई को फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फंगाई को क्या बोलते थे, स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। और फाइकोलॉजी, एल्गी को स्टडी को फाइकोलॉजी। पेडिएट्रिक्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रेन। पेडिएट्रिक डॉक्टर क्या होता है, जो बच्चों के इलाज के लिए देखता है। उसके बाद पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए पैरासिटोलॉजी। फार्मेकोलॉजी जानते हैं, साइंस डील विद द ड्रग्स। फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोबायोलॉजी मतलब इफेक्ट ऑफ लाइट का जो असर होता है अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, उसको फोटोबायोलॉजी। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक पार्ट है, उसके बाद आपका जो फ्लावरिंग होता है लाइट के असर से वो है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, दाना वाना पकड़ने का भी है, बहुत सारा असर होता है फोटो तो उसमें। उसके बाद फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को फाइलोजेनी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी जानते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स, मसाज और एक्सरसाइज से जो करते हैं उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी में आप लोग जानते हैं टर्म यूज किया जाता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी, ये सारा। उसके बाद राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन। ऑल्फैक्ट्री मतलब नोज से रिलेटेड संबंधित जो चीज़ होता है, राइनोलॉजी उसके बोलते हैं। सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड जो इमेजिंग होता है। उसके बाद सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स को, छिपकली को सौरोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद सेरोलॉजी, स्टडी ऑफ सेरम, इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजेंस, एंटीबॉडी, जो सेरम एनालिसिस, जो ब्लड रिपोर्ट आता है, आप लोग देखे होंगे ब्लड रिपोर्ट अगर कभी करवाए होंगे तो उसमें सेरम का रहता है, सेरम का टर्म यूज़ करता है, उसको सेरोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद एस्फाइगमोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टेरियल प्रेशर, जो पल्स हम लोग नापते हैं,
कि पल्स कितना है, 72 है, 80 है, 100 है, कितना बढ़ गया है। आजकल तो बहुत ज़्यादा पल्स चल रहा था कोरोना में कि भाई पल्स रेट होना चाहिए ठीक ठाक। उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीमीटर यूज करते थे हम लोग। उसके बाद टेक्सोनॉमी, उसके बाद टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का। इस ब्रांच के ऑफ बायोलॉजी को टेक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद टेलीपैथी, जो दूर दराज के फ़ोन से मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको टेलीपैथी बोलते हैं। उसके बाद वेटनरी साइंस में आ जाता है, साइंस विद हेल्थ केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल जो होता है उसको वेटनरी में कंसिडर करते हैं। उसके बाद होल्स्टीन फ्रीसियन, इट इज़ ए नॉन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ काऊ, ये है। उसके बाद प्राइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी, एप, ये सब। उसके बाद विटीकल्चर, ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटीकल्चर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट सब एक साथ हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। लेकिन जैसे माइक्रोबायोलॉजी में सारा बैक्टीरिया, वायरस और सारा कुछ आ जाता है ना स्टडी, लेकिन अगर इंडिविजुअल करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एक्सेट्रा हो जाता है। उसी तरह से वेजिटेबल ओलेरियोलॉजी होता है। उसके बाद फ्लावर का तो हम लोग उसके बाद फ्रूट का होता है पोमोलॉजी, इस तरह से अलग अलग। उसके बाद एग्रीकल्चर साइंस एंड आर्ट्स ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल, राइजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, ये पूरा एग्रीकल्चर आता है। ओलेरी कल्चर, ये वेजिटेबल वाला आ गया। उसके बाद आपका नॉन वुडी प्लांट फॉर द फूड, ये आ गया। अब यहाँ पे ये आपका टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट जो बायोलॉजी से पूछता है टर्मिनोलॉजी, आपका ये 50 मिनट में कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, लिविंग बीइंग क्या है। तो प्रॉपर लिविंग वर्ड तो डिफाइन करना मुश्किल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूजेज सोलर एनर्जी यूज करता है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टर बाई विच लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश, 3-4 कैरेक्टर है जिसपे डिस्टिंग्विश किया जाता है, जिसमें ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना। इसका ग्रोथ मतलब सेल का नंबर और मास बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, वो रिप्रोडक्शन करे। पहला है कि उसमें ग्रोथ वाला कैरेक्टर हो, ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए। तो ग्रोथ होना चाहिए कि नंबर और मास दोनों बढ़े, रिप्रोडक्शन करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, उनके अपने की तरह रिप्रोडक्शन करे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो, केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द लिविंग सेल, मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे हमारा ग्लूकोज खाना पचता है, ग्लूकोज निकलता है, उससे फिर ब्रेक डाउन होता है, तो ये सारा केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, अगर कुछ टच करे तो उससे वो रिस्पॉन्स, अगर कुछ चुभता है तो उसको फील हो, अगर चोट लगता है तो उसको फील हो, या फिर अगर उसको सुगंध आता है तो उसका फीलिंग हो, मतलब रिस्पॉन्स करे, वो स्टिमुली से रिस्पॉन्स करे। तो ये मोटा मोटी 4 कैरेक्टर है। लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देयर स्टिमुली, जैसे कांटा चुभता करते हैं हम लोग इस तरह से। तो व्हेन वी टच लीफ फ्लावर ऑफ टच मी नट आप लोग जो है ना छुई मुई प्लांट जो बोलते हैं, दे क्लोज, दे मूवमेंट इज कॉल्ड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ये टर्म यूज कीजिएगा, सिस्मोनास्टिक, यानी कि छुई मुई प्लांट में जो टच किए और टच करके, टच मी नट जिसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई, तो उसमें जो मूवमेंट होता है उसको सिस्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड बाय द केमोसिंथेसिस वाज प्रूव्ड इन लेबोरेटरी बाय साइंटिस्ट मिलर ने ये प्रूव किया था कि केमोसिंथेसिस, केमिकल के सिंथेसिस से लाइफ का उत्पत्ति हुआ था धरती पे। और इसको लैब में कौन, मतलब लेबोरेटरी में किसने प्रूफ किया था, तो साइंटिस्ट होते हैं मिलर। उसके बाद JBS हाइल्डेन सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो बात होता है, लाइफ ओरिजिनेट हुआ केमोसिंथेसिस से, मतलब केमिकल के सिंथेसिस से। इसको लेबोरेटरी में किसने प्रूफ किया, तो मिलर ने। उसके बाद हेल्डेन ने क्या कहा कि लाइफ जो डेवलप हुआ है वो किसी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुआ है। सपोज कीजिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबको मिला के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं हुआ, ये इनऑर्गेनिक हुआ। ऑर्गेनिक तो तब होगा जब ये कोई एसिड में बदल जाएगा, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इसको हेल्डेन ने कहा था। ये दोनों टर्म याद रखेंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या है भाई कि ऑर्गेनिज्म, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे जीव है इस धरती पे, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए, कौन क्या है, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। सही बात है, सबको स्टडी करना मुश्किल है। क्लासिफिकेशन मीन्स द कैटेगरीज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि कैटेगराइज, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टर, देयर बिहेवियर, देयर हैबिटेट जो भी है
उसके हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप गिव्स द आइडिया ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो एक इंडिविजुअल को अगर पहले तो हम कैटेगराइज कर दें, अच्छा ये पानी में रहने वाला है, ये ज़मीन पे रहने वाला है, ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहने वाला है, ऐसे अगर सिंपल हम बात करते हैं तो पानी में रहने वाला का एक कॉमन, एक को स्टडी अगर कर लिए तो वो पानी में रहने वाला कॉमन कैरेक्टर होगा कि उसका बॉडी जो होगा इस तरह का शेप बना होगा ताकि वो पानी के प्रेशर को झेल पाए। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा जो सारे उस जीव में होगा जो पानी में रहते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद लीनियस है, कार्लोस लीनियस, उन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में। ठीक है, तो कार्लोस लीनियस के क्लासिफिकेशन को, इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया नाम का 2 किंगडम बनाया कि 2 ही तरह का जीव होता है, एक तो प्लांट होता है, दूसरा एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया। इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा। ये कार्लोस लीनियस ने लिखा था। एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाज लेड इन द लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय लीनियस। देयरफॉर लीनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लीनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इन्हीं के जो 2 किंगडम दिए उसके बाद लोग समझने लगे कि भाई मैंने जो इन्होंने रास्ता दिखा दिया, तो रास्ता दिखाने वाला इसमें ये मतलब पॉइनियर काम था इनका। टू द डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक, ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, यूग्लेना, देयर इज ए नीड ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लांट है या एनिमल है, आपको पता नहीं है। वायरस को किस कैटेगरी में रखेंगे, उसमें तो ना प्लांट का कैरेक्टर है ना एनिमल का कैरेक्टर है। यूग्लेना को आप किस में रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को रिकंसिडर किया गया। उसके बाद द बुक जेनेरा प्लांटेरियम वॉज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। तो ये बुक किसने लिखा, जेनेरा प्लांटेरियम, बेंथम एंड हुकर ने लिखा था। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, मतलब पूरे जीव को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। तो was proposed by in 1969 by R.H. Whitaker। R.H. Whitaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखेंगे। द क्राइटेरिया टू ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम आर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसके बेसिस पे इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था ऑर्गेनिज्म का, ऐसा बोलिए कि सबसे जो शुरुआत में ऑर्गेनिज्म हुए, जो सबसे जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल था, उनको मोनेरा में रखा गया। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम्स अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है, दिखता नहीं है आँख से। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रो मतलब होता है पहले और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो जो न्यूक्लियस से पहले के जो जीव हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, उनका जो बॉडी का जो बनावट होता है बहुत सिंपल होता है। तो उस कैटेगरी में प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये सब आता है, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा आता है। तो प्रोटिस्टा, अच्छा ये नहीं दिख रहा था ना, अच्छा एक मिनट, हाँ, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस किंगडम। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है। प्रोटिस्टा दूसरा क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ जाएगा प्रोटिस्टा में, देखिएगा आप लोग। किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक अम्बीबा। यूनिसेलुलर, ये तो प्रोकैरियोटिक था। ठीक है, तो न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं होती है। उसके बाद इसमें यूनिसेलुलर हो गया, मतलब कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हुआ, सेल तो कम से कम बना। तो वो अम्बीबा यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। जनरली जो प्रोटिस्टा के जो जीव हैं वो जनरली पानी में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन की बात करें कि वो खाना कैसे खाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रोफिक,
पारासिटिक, सेप्रोफाइटिक, ये 3 तरह का है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉफिक मतलब फूड होता है। सिंपल बात है, हर चीज़ को तोड़ के समझेंगे। बायोलॉजी बहुत आसान है समझना, कॉम्प्लेक्स भी है अगर आप फोकस नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन मेंटेन कीजिए, फोकस रहिए और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। तो जो खुद खाना बनाए उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। पारासिटिक, जो दूसरे पे डिपेंड हो जाए, खाना भी उसका खाए और उसका हार्म भी करे। उसके बाद सेप्रोफाइटिक मतलब जो सारा गला खाने वाला होता है। सेप्रो मतलब सारा गला होता है, फाइटिक मतलब उस पर जमने वाला। तो इसमें आता है डायटम्स, फ्लाजिलेट्स एंड प्रोटोजीवा। ठीक है, इसमें इसी में आता है, किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। अम्बीबा, डायटम्स, फ्लाजिलेट्स, प्रोटोजोआ, ये सब इसी में आता है। यूग्लेना है बोथ हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यूग्लेना यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि इसको आप प्लांट नहीं कर सकते और एनिमल नहीं कर सकते। अब देखिए ऑटोट्रॉफ कौन होता है, तो ऑटोट्रॉफ जो खुद अपना खाना बना ले। तो खाना बनाने का मतलब हुआ ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर ले, और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण उसको या केमोसिंथेसिस करना पड़ेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का बना देना, और केमोसिंथेसिस का मतलब है केमिकल से ग्लूकोज बना देना। तो यूग्लेना क्या करता है कि जब लाइट मिलता है उसको, तो वो आपका खाना जो है सनलाइट से बना लेता है, और अगर उसको नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है खाना फंजाई की तरह। तो ये प्लेस्ड बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल के बीच में। इसीलिए इसमें जबकि दोनों कैरेक्टर है, चूंकि प्लांट का कैरेक्टर है ना, ऑटोट्रोफ होना तो प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। हेटरोट्रोफ तो एनिमल का कैरेक्टर है, क्योंकि एनिमल हमेशा हेटरोट्रोफ इसलिए होता है क्योंकि वो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। अब आप सोचते हैं कि सर हम तो खाने के लिए खुद पे डिपेंड करते हैं, हम अपना खुद उपजाते हैं, लेकिन उपजाते हैं तो आपका उपजाया हुआ है, मतलब आप तो अनाज नहीं बना रहे हैं ना, अनाज तो बना रहा है पौधा। तो पौधा क्या हो गया, मतलब प्लांट बना रहा है अनाज, और आप उसके अनाज को खा रहे हैं। आप तो खुद से अनाज नहीं पैदा किए, मतलब आपके बॉडी से तो अनाज नहीं निकला, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप खुद का प्रोडक्शन तो नहीं है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो अनाज उस पौधे का है, न कि आपके बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोट्रॉफ ये हो जाता है जो खुद बनाता है, यानी कि सारे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफ में आते हैं, और सारे एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ में आते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, और ट्रॉफ मतलब फूड, जो दूसरों पे खाना के लिए निर्भर करते हैं। उसके बाद आता है फंजाई, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इससे हो जाएगा। अच्छा, यूग्लेना को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूग्लेना जो है प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, तो ये पूछता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल और प्लांट किसे बोलते हैं, तो यूग्लेना को बोलते हैं। उसके बाद फंजाई, दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, दिस हैज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग। सेप्रोफाइटिक बोले ना, सारा गला खाता है, ऑर्गेनिक मैटर। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ चिटिन, काइटिन बोलिए, चिटिन बोलिए, जो बहुत पढ़ना है इसको पढ़िए। तो इसका सेल वॉल जो होता है, कोई भी प्लांट है वो सेल वॉल का बना होता है। अब ये नॉन ग्रीन प्लांट नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से रखा जाता है, वो सेप्रोफाइटिक होता है। जैसे आप पुआल वाल कहीं पे देखेंगे, वहाँ पे फंजाई उग जाता है, तो वो सारा गला चीज़ पे उगता है, ताकि उसको वहाँ से वो केमिकल सेक्रेट करके वहाँ से वो ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, खा लेता है। उसका जो सेल वॉल बना होता है, अब सेल वॉल क्या होता है, तो जो जैसे हम लोग के बॉडी को आप टच करेंगे, अपने बॉडी को टच करेंगे, या कोई भी एनिमल के बॉडी को टच करेंगे तो दबता है ना थोड़ा, और प्लांट का बॉडी दबता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल होता है, और एनिमल के बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है। मतलब सेल जो है, सेल के चारों तरफ वॉल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये प्लांट की बात अगर करते हैं, तो प्लांट में जो वॉल बना हुआ रहता है, वो वॉल होता है किस चीज़ का, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे वही सेल वॉल जो फंजाई में बना रहता है, वो होता है काइटिन का। ठीक है, तो याद रखेंगे काइटिन का सेल वॉल होता है। पूछता है फंगस में किस तरह का सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल मशरूम, म्यूकोर, एल्बुगो, आप लोग को पता है। उसके बाद प्लांटी, ये और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इससे। अच्छा, फंजाई दिख नहीं रहा था, सॉरी, तो मैं एक बार समझा तो दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। दिस किंगडम इंक्लूड नॉन ग्रीन प्लांट, इट हैज सेप्रोफाइटिक, सारा गला खाने वाला न्यूट्रिशन, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करता है। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन का बना रहता है, जो मैंने बता दिया काइटिन क्या होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है मशरूम, म्यूकोर और अल्बिको। उसके बाद आता है, और इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी प्लांटी की। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट एक्सेप्ट एल्गी, एल्गी को छोड़ के, एल्गी डायटम्स, फंजाई को छोड़ के, एंड मेंबर ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा, इन सबको छोड़ के सारा प्लांट्स इसमें आ जाता है। उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया में ऑल एनिमल कम अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ को छोड़ के
एक्सेप्शन बायोलॉजी, बायोलॉजी को कहा जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो बहुत सारा एक्सेप्शन मिलेगा। तो प्रोटोजोआ को छोड़ के एनिमल में सारा कुछ, एनिमेलिया में सारा कुछ आ जाता है। तो ये तो हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटकर ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन किसने दिया था? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक मिनट ये नहीं आ रहा नीचे, हाँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैंने बता दिया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और थोड़ा इसको और नीचे करते हैं। हाँ चलिए, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ठीक से। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल का मतलब होता है दो नाम एक ही, जैसे हमारा क्या है होमोसेपियंस नाम है, होमो और सेपियंस दो वर्ड यूज करके हम लोग का नाम है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लोस लिनियस ने दिया था ऑफ कोर्स। लेकिन आगे पढ़ते हैं, देयर वाज ए नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है कि होमोसेपियंस आदमी को हम लोग, जैसे कुत्ते को सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे जो जिस नाम से जानते हैं साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में किसी और नाम से, अफ्रीका में किसी और नाम से, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि यूनिफॉर्मिटी रहे अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हर जगह एक ही रहे। ठीक है, तो इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉपर नेम। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जीनस। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन होगा, हायरार्की जो बनता है वो स्पेसीज, जीनस, उसके बाद तो आपका ऑर्डर, फैमिली, ऐसे करके शुरू होता है डिपेंडिंग अपॉन कम्प्लेक्सिटी। वो हम लोग तो ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर एंड सेकेंड नेम ऑफ ईच स्पेसीज दैट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखे होमोसेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, तो ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। ये दोनों कैपिटल नहीं हो सकता है, दोनों स्मॉल नहीं हो सकता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये एक मतलब क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए ये कॉन्सेप्ट है और इसको अंडरलाइन अलग अलग करते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड में अगर करते हैं तो इटैलिक्स में ये चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो अंडरलाइन इसको करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला जो वर्ड होगा उसका कैपिटल होगा, दूसरा का जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। और ये जो है ये स्पेसीज को डिनोट करता है, स्पेसीज को, और ये जीनस को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एक मतलब यूनिफॉर्म फार्मूला है, जिस फार्मूला पे सारे ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, अच्छा यहाँ पे भी लिया हुआ है, तो होमोसेपियंस देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, होमो इज द नेम ऑफ जीनस हुज वन स्पेसीज इज सेपियंस। ठीक है, उसके बाद पंचानन महेश्वरी पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ इन टैक्सोनॉमी। पंचानन महेश्वरी जो थे एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर टैक्सोनॉमी में यूज किए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर टैक्सोनॉमी में यूज करने वाले कौन थे। उसके बाद बोटनिस्ट जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, इज क्रेडिटेड विद द क्रिएटिंग वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये डाल्टन ने किया था। उसके बाद बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज, हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, एंड कार्लोस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो साइंटिफिक नेम कुछ ऑर्गेनिज्म का है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, आप देख लीजिए फॉर सेक ऑफ नॉलेज रिमेम्बरेंस जो बोलिए। ह्यूमन का, मैन का क्या होता है होमोसेपियंस सेपियंस, कैट का फेलियस डोमेस्टिका, उसके बाद मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ग्राम का सीसर एरिटिनम, मस्टर्ड का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, व्हीट का ट्रिटिकम स्टीबम, फ्रॉग का राना टिग्रिना, डॉग का केनिस फेमिलेरिस, राइस का ओराइजा सटिवा, काऊ का बोस इंडिकस, हाउसफ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, पी का पिस्टम सटिवम। ये नाम है, तो ये नाम भी कभी कभी पूछता है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो लूसेंट में रेड से पॉइंट आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उठाता जरूर है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग स्टडी ऑफ सेल, और साइटोलॉजी यहाँ पे टर्म यूज किया गया है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, हम लोग पहले देख चुके हैं। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल स्ट्रक्चरल की क्या है, क्योंकि यही बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से पूरा बॉडी बना हुआ रहता है, और यही ईंटा है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो मकान कमरों से बनता है, ठीक है, दीवालों से बनता है, दीवार
से कमरा बनता है और कमरा से मकान बनता है, छत बनता है, मकान बनता है, लेकिन दीवार किस चीज़ से बनता है? तो फाइनली एक जो यूनिट है वो क्या है? ईंटा है। उसी तरह से सेल जो है एक यूनिट है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है, मतलब अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा जीव बनता है। तो ये स्ट्रक्चरल हो गया। अब फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शनल यूनिट कैसे है? हम तो स्ट्रक्चरल यूनिट समझा दिया। फंक्शनल यूनिट इस तरह से है कि कोई भी काम जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, चाहे कोई भी मैसेज दिमाग को जाता है, तो वो सेल के लेवल पे होता है। वो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेन के लेवल पे नहीं होता। आपको दिखता है कि लीवर ये कर रहा है, हार्ट ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें जो उत्तक हैं, जो उसमें टिश्यू है, उसके वो जिस चीज़ से बने हैं सेल, उसके अंदर वो एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। तो वो सेल के अंदर जो एक्टिविटी होता है उसी का ओवरऑल इफेक्ट टिश्यू में होता है और उसी का बड़ा इफेक्ट ऑर्गेन दिखाता है। और ऑर्गेन का बड़ा इफेक्ट पूरा ऑर्गेन सिस्टम दिखाता है। ऑर्गेन सिस्टम, जैसे हम ऑर्गेन की बात करें तो एग्जांपल दे देते हैं। हार्ट एक ऑर्गेन हो गया, किडनी एक ऑर्गेन हो गया, स्टोमक एक ऑर्गेन हो गया, मतलब पेट। ऑर्गेन सिस्टम की अगर बात करें तो हार्ट में ऑर्गेन सिस्टम क्या है? पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा वेंस है, हार्ट है, आर्टरीज है, एवरीथिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो स्टोमक हम बोले, उसमें इंटेस्टाइन आता है, माउथ आता है, डिओड्रियम आता है, बहुत सारा चीज़ आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को जोड़ के, तो ये फंक्शनल कैरेक्टर इसका हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन है कि सारा काम वहीं से होना है। अल्टीमेटली जो इंटेस्टाइन में फूड जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज अल्टीमेटली पार्टिकुलर सेल में जाता है और हर सेल में जाता है, ब्लड उसको हर सेल में पहुंचाता है और हर सेल में ग्लूकोज का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है। उससे CO2 निकलता है और CO2 वापस ब्लड में चला जाता है और उसी CO2 के निकलने के क्रम में ATP बनता है, यानी कि एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं। क्या होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है और ATP जो निकलता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जिसको एनर्जी मिलता है। तो इसका फंक्शन सेल का यहाँ शुरू होता है। उसके बाद वर्ड जो सेल है ये पहली बार किसने दिया था? ये टर्म पूछता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था। टर्म जो यूज किया था पहली बार, क्वाइंड बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन का न्यूरॉन होता है, मतलब नर्वस सिस्टम का सेल होता है। उसके बाद बिगेस्ट सेल जो है ओस्ट्रिच का एग होता है। बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सिल्डेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। ये 1838-39 में सिल्डेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेल थ्योरी दिया था। ये बहुत ही फेमस सेल थ्योरी है, ठीक है। इसमें 2-3 बात कही गई थी। और जर्म प्लाज्म थ्योरी वाल प्रपोज बाय अगस्त वीजमैन। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो दिया था अगस्त वीजमैन ने दिया था और सेल थ्योरी जो दिया था सिल्डेन एंड स्वान ने दिया था। ये याद रखने वाली बात है। रॉबर्ट हुक ने सेल का टर्म यूज किया था। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, इसमें कहीं पे मिस करना मतलब कि एक क्वेश्चन छोड़ देना, 2 क्वेश्चन छोड़ देना। अच्छा, हम इससे रिलेटेड जो स्टोरी सुना रहे हैं, बोर मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं छूटेगा। मेन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी क्या था? ऑल ऑर्गेनिज्म आप कंपोज, सारे जीव सेल से बने हुए हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, ठीक है, पूरा बॉडी सेल का बना हुआ है। ईच सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि किसी एक पहले के सेल से ही दूसरा सेल बनता है। मतलब ऐसे अचानक से नहीं बनता है, एक सेल टूट के 2 सेल बन जाएगा, 2 सेल टूट के 4 सेल बन जाएगा, मतलब प्री एग्जिस्टिंग, पहले से उस सेल है तभी दूसरा सेल बना। उसके बाद एवरी ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट्स विथ लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, एक सेल से ही शुरुआत होती है लाइफ की, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी में कहा गया था। इसके आगे है सेल आर ऑफ 2 काइंड, 2 तरह के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक, मैं वहाँ पे बस इसका डिफिनीशन बता दिया था कि प्रो मतलब क्या होता है, कैरियोट मतलब, प्रो मतलब बिफोर और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले जो सेल होते थे उसको प्रोकैरियोट बोलते थे। और दूसरा होता है यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू होता है और क्रो मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट का डिफिनीशन देख लीजिए। दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर बाय टिपिकल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियर होता नहीं। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? DNA, RNA, ये जो होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो साइटोप्लाज्म में होता है, पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है?
तो साइटोप्लाज्म भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे ये एक सेल हो गया, एक थोड़ा सा समझ लीजिए, तो बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इसके ये जो घेरा है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, और ये जो पार्ट हो गया ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब जो उसके बीच का थैली का जो लिक्विड सब है या कुछ कुछ मटेरियल सब है वो प्लाज्म हो गया। तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसी में ये तैरते रहता है, क्या, इसका डीएनए या आरएनए जो भी है वो देखेंगे आगे। तो कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड, चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता इसलिए न्यूक्लियोआइड बोलते हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, इसमें अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड जैसे न्यूक्लियस है, उसी तरह से दूसरे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट रहता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज ये सब एब्सेंट रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोट का, वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो हम लोग देख चुके हैं, मोनेरा में पाया जाता है इस तरह का सेल। उसके बाद नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया सेल इज 0। मोनेरा में आता है भाई, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो अगर बोलेगा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में, तो 0 हो जाएगा, सिंपल बात है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा, ये भी याद रखेंगे। और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गेलिस सेप्टिकम। चलिए, इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट होगा, लेकिन अगर फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल जो है वो उसके मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा। उसके बाद अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। दीज आर कंप्लीट सेल विथ कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूनिसेलुलर। अब यूकैरियोटिक में जितने भी सेल के जो ट्रू कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एवरीथिंग प्रेजेंट होता है। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल हैव यूकैरियोटिक सेल। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल, अगर एक सेल का भी है कोई प्लांट या एनिमल, या मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल होगा। उसके बाद बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज एसिटाबुलेरिया, ये टर्म यूज करता है, बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल है, उसके अंदर कोई दूसरा सेल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर से दिख नहीं रहा था, सॉरी भाई लोग। दीज आर कंप्लीट सेल विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, मतलब छोटा छोटा जो ऑर्गेन्स होता है सेल के अंदर उसको ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव यूकैरियोटिक सेल। जो यूनिसेलुलर प्लांट और मल्टीसेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स जो भी होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल उनमें होता है। तो बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक सेल इतना बड़ा हो गया या इससे भी बड़ा या इससे भी बड़ा, लेकिन एक ही सेल का पूरा जीव है, एक ही सेल का। आप ये समझिए कि हम लोग हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन एक ऐसा जीव है जो एक ही सेल है उसमें, वो सबसे बड़ा कौन सा है, एसिटाबुलेरिया, ये टर्म यूज कीजिएगा। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है जिसमें डीएनए होता है, या क्रोमोजोम बोलिए, और डीएनए होता है उसके अंदर, और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। अब हम लोग एक जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, इसको आज एंड करेंगे जल्दी ही, इसको बस यहीं तक एंड करेंगे, ये डिफरेंस देख के। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल जो है ये अलग अलग देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल होगा, जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक है तो उसमें अंदर मटेरियल नहीं है कुछ भी, तो स्मॉल होगा। ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में। न्यूक्लियस नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है, और इसमें यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस रहेगा, क्योंकि ये यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस हो गया। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम व्हिच इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, तो ये जो एक ऐसे मान लीजिए कि ये है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें क्रोमोजोम जो होगा वो ऐसे बीच में घूमता हुआ गोल रहेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये ऐसे ही क्रोमोजोम ही है पूरा। ठीक है, तो ऐसे गोल सर्कुलर रहता है क्रोमोजोम, ध्यान रखेंगे। और लेकिन अगर ये अगर ऐसे है, ये है अगर यूकैरियोटिक सेल,
तो इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा, हम थोड़ा सा बड़ा बता रहे हैं ताकि अंदर हमको बनाना है। तो इसमें लीनियर ऐसे लंबा लंबा टाइप का रहेगा क्रोमोजोम। तो इसमें क्रोमोजोम जो रहेगा इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोजोम, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सिंगल क्रोमोजोम विच इज सर्कुलर इन शेप, ये लीनियर इन शेप होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन लीनियर इन शेप होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट रहेगा। ये जो और भी छोटा छोटा इसके साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा है, तो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें रहेगा। उसके बाद सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा जैसे कि इसमें रहेगा। उसके बाद सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। अब फिजन क्या होता है, मतलब एक सेल है ऐसा और बीच से टूट गया, और कैसे टूटेगा हम लोग देखेंगे, लेकिन ये टूट गया तो इसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो एक प्लांट टाइप का कुछ है और इस ऐसे एक बर्ड थोड़ा सा निकला, वहाँ से टूट के निकल गया, एक नया प्लांट बन गया, इसको बडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में ही माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो अगर पूछेगा कि बैक्टीरिया में क्या मायोसिस होगा, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो आपको बोलना होगा क्या कि नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन सेल। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में तो नहीं पूछेगा। ऐसे मान लीजिए कि ऐसे पूछ दिया कि इसमें से कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें माइटोसिस या मियोसिस, कुछ भी वर्ड यूज़ किया, या सेल डिवीजन ही वर्ड यूज़ कर लिया कि नहीं होता है, ठीक है। उसमें लिख दिया आपका कोई भी प्लांट का नाम लिख दिया, कोई भी एनिमल का नाम लिख दिया, कोई बर्ड्स का नाम लिख दिया, उसमें एक बैक्टीरिया का नाम लिख दिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में नहीं होगा, यह ध्यान रखें क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। तो इस तरह से हम लोग को समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। अभी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग कंपोनेंट्स में जाएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सेल वॉल होता है जो हम पहले बता चुके हैं। इन द प्लांट सेल देयर आर रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, मतलब नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, जैसे दबा पाते हैं हम लोग, नहीं दबा पाते हैं, तो रिजिड होता है, और परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब ये किसी चीज़ को मटेरियल को रोकता नहीं है, पास होने देता है फ्रीली। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज और काइटिन, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है प्लांट्स का, और फंगस में बना होता है काइटिन का। इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी, जैसे शेप, जैसे प्लांट का जो शेप होता है उसको ये प्रोवाइड करता है, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सेल वाला बैक्टीरिया मेड ऑफ पेप्टोग्लाइकोन, ये याद रखिएगा, हम वहाँ पे नहीं बोले आप लोग को, ये पेप्टोग्लाइकोन का सेल वॉल बना होता है, किस चीज़ का, बैक्टीरिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनफैक्ट ये सब मेडिकल में भी पूछता है, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स में। चलिए, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल के जस्ट सटे हुए रहता है, विच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग, जैसे इसमें सेल वॉल होता है प्लांट्स में, उसी तरह से एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली प्लांट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेल वॉल के अंदर में होता है, और चूंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इन प्लांट सेल इट इज फाउंड विद इन सेल वॉल, इट इज थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमिएबल होता है। इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मोलिकूल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना रहता है, तो फॉस्फोलिपिड मोलिकूल से बना रहता है, यानी कि फॉस्फेट होता है और लिपिड का मोलिकूल, फॉस्फेट उसमें धंसा हुआ रहता है लिपिड मोलिकूल में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मोलिकूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, क्या अंदर जाना है और क्या अंदर से बाहर आना है, इसका जिम्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन पे होता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि जो थैला के अंदर है, जैसे ये सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अगर एनिमल की बात करें तो, प्लांट की बात करें तो इसके बाहर एक सेल वाला होगा जो रिजिड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर का जो टोटल मटेरियल है सब, इंक्लूडिंग एवरी ऑर्गेनिज्म एंड लिक्विड जो भी है, उसको क्या बोलते हैं, होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय परकेंजी, टर्म यूज करता है, परकेंजी ने टर्म यूज किया था प्रोटोप्लाज्म का, याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक आयरन, वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल। तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट होता है सेल का, ध्यान रखेंगे। कभी कभी होता है, हम लोग कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये तो चूंकि लिक्विड के फॉर्म में है तो ऐसा तो नहीं कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं होता है, लिविंग पार्ट होता है प्लाज्मा, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।
अभी इतना जो हम लोग पढ़े हैं उसको समझिए, उसको बार बार देखिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट में हमें बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, या फिर इतना नहीं एक्सप्लेन करूँ और फास्ट लेके चलूँ, तो आप लोग हमें ये भी बताइए कि सर ज़्यादा स्लो हो रहा है, ज़्यादा फास्ट कर दीजिए, मैं फास्ट कर दूंगा। फिर समझ में नहीं आएगा तो मेरा दोस्त नहीं दीजिएगा भाई कि समझ में सर नहीं आया, मतलब रटने वाला ही बात हो गया, तो समझ में नहीं आएगा। अगर मैं फास्ट चलूँगा इससे ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा। आपको टाइम देना, देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं, आप वास्तव में अच्छा मतलब रिजल्ट लेना चाहते हैं, जैसे तैसे करके नहीं पास करना, एक अच्छे से पास करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी चीज़ पढ़िए आप अच्छे से समझ के पढ़िए, अच्छे से डिस्कशन करके पढ़िए और इंटरेक्टिव क्लास बनाइए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और कहीं पे कोई आपको दिक्कत आ रही, कन्फ्यूज़न आ रहा है, जैसे कि आप लोगों के कहने पे मैं ये बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, आप ही लोग के कहने पे पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसी तरह से चलना है जैसे कि आपको चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग को पेशेंस रख के अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कहीं भी कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझिएगा। तो आपको एक बार 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, जो चीज़ें आप 2 घंटे में कर सकते हो सकता है 2.5 घंटा लगे, लेकिन वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, समझ के पढ़िए। और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक करेंगे आप लोग तो इंकरेजमेंट मिलेगा हमें, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।